डिस्कस करेंगे। और जो भी रिसेंट कोविड की वेव सेकंड की वजह से जो भी एक्सटेंशंस हमारे इनकम टैक्स लॉ प्लस जीएसटी लॉ में जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैं, तो उसको सभी इस वीडियो में ट्राई करूँगा मैं इंक्लूड करने की। और एक और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आपके एसएसएस को एक नोटिस बोल सकते हैं, एक मैसेज, एक ईमेल ज़रूर आया होगा कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का, कि इनकम टैक्स में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का एक नोटिस आता है जिसको आप कंप्लायंस पोर्टल पे जाके जिसका रिप्लाई डालते हैं। तो अब इसका मैं मानता हूँ एक परफेक्ट टाइम है कि इसमें आप जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो आप अपनी रिटर्न में रिपोर्ट करना आपसे रह जाता है। अब रिपोर्ट करना कौन सी इनकम्स रह जाता है, जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स का कुछ बेनिफिट आया हुआ है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या ये करेक्ट टाइम है इसका रिप्लाई करने का, और है तो किस तरह है। पहले मैं कुछ कोशिश करूँगा कि इनकम टैक्स की चेंजेस आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये रिसेंट जो इनकम टैक्स सीवीटीटी के थ्रू जो एक कुछ एक्सटेंशन मिली थी, तो एक बार डिस्कस करेंगे उसको बेसिक तरह में, क्योंकि आपको पता होगा कि सेक्शन 119 में उनको पावर दी गई है कि अगर वो कुछ भी चीज़ें नोटिफाई करना चाहें तो सेक्शन 119 का बेनिफिट वो लेते हैं। तो पहला ये है, अपील टू कमिश्नर अंडर चैप्टर XX ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर विच द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अंडर दैट सेक्शन, तो आपको सेक्शन पता होगा 246 सेक्शन है इसका, इस 1 अप्रैल और देयर आफ्टर मे बी फाइल्ड विद इन द टाइमलाइन प्रोवाइडेड अंडर दैट सेक्शन और बाय 31 मार्च। होता क्या है कि इनकम टैक्स में अगर आपको कोई ITO 148 में असेसमेंट करता है या 143(3) में असेसमेंट करता है और आप उसको असेसमेंट को वैलिड नहीं मानते, आप उसको अपील्स में ड्रैग करना चाहते हैं, तो अपील्स का जो सेक्शन है CIT अपील्स का वो 246 है। आप उसको 30 डेज़ में अपील फाइल कर सकते हैं कि जो आपको ऑर्डर सबॉर्डिनेट टू द CIT, अगर उसका ऑर्डर से आप जस्टिफाइड नहीं लगता तो आप 30 डेज़ में अपील फाइल कर सकते हैं। और यहाँ भी बोला गया है कि अगर वो 30 डेज़ कुछ इस डेट्स में पड़ रहा था तो उसको एक्सटेंड करके मतलब 31 मई और विच एवर इज़ लेटर फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका लेटर स्टेज तो विल ऑलवेज बी 31 मई और जो ड्यू डेट, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई 16 अप्रैल को आपको अपील कोई ITO ने असेसमेंट की तो 16 अप्रैल को आपको वो कम्युनिकेट हुई, तो इससे प्लस 30 डेज़ जो पड़ते हैं दैट इज़ 15 मई। तो उन्होंने बोला है कि 15 मई और 31 मई विच एवर इज़ लेटर, तो आप 31 मई तक अपील फाइल कर सकते हैं। यही अगर सपोज कर लो मेरे को 3 मई को कोई कम्युनिकेट हो, तो 3 मई में जब मैं 30 डेज़ ज्वाइन करूँगा तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2 जून। तो जो यहाँ मेरा अपील का टाइम है वो 31 मई और 2 जून विच एवर इज लेटर, तो 2 जून। तो फर्स्ट एक्सटेंशन इससे रिलेटेड है। सेकंड, आपको पता होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल उसी की तरह डेट, जैसे CIT अपील्स की डेट एक्सटेंड हुई है उसी तरह डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की भी सेम एक्सटेंड हुई है। थर्ड है, इनकम टैक्स रिटर्न इज़ इन रिस्पॉन्स टू, देखो ड्यू डेट्स ऑलमोस्ट 31 मई के हिसाब से ही हुई हैं, तो आपको पता होगा कि 148 का अगर आपको नोटिस सर्व होता है, वन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 148 का अगर नोटिस सर्व होता है तो उसमें आपको ड्यू डेट दी जाती है लगभग 30 डेज़ कि आप 30 डेज़ में अपनी रिटर्न फाइल करें कि हमें लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसी इनकम है जो एस्केप हो गई है, किससे, असेसमेंट से। तो 30 डेज़ मिलते हैं, वही बोला है कि जो 30 डेज़ काउंट होंगे या फिर इसकी 30 डेज़ की वैलिडिटी काउंट होगी वो होगी 31 मई और 30 डेज़ विच एवर इज़ लेटर। एग्जाम्पल सेम आपका अपील्स वाला रहेगा इसमें भी। उसके बाद ये कुछ TDS के सेक्शन हैं, जो TDS का आपका जैसे प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीन रिली पे आप जनरली TDS काटते हैं, उसके अलग अलग स्लैब रहते हैं। तो उसमें अगर आपको जो TDS डिडक्ट करना है तो 3 सेक्शन है, एक तो 194 IB और इन्होंने 194M भी डाला है, मैं वो भी समझाता हूँ कि 194M होता क्या है। 194 IA एंड 194M। यहाँ बेसिकली M एक न्यू सेक्शन था, इसमें थोड़ा मैं डिस्कस भी कर देता हूँ इसे। ये कहता है कि इनकेस आप ऐसे पर्सन हैं जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता और आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की या पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट है दैट एक्सीड्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर 50 lakhs, तो आपको उस पर TDS डिडक्ट करना है इवन दो आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता। ये पर्सनल पेमेंट पे है कि सपोज कर लो कि मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता और मैं एक हाउस की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और मैं 50 lakhs के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा हूँ,
तो जो कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट हो रही है 50 लाख से ऊपर, उसको मुझे TDS से डिडक्ट करना है, तो उसकी भी ड्यू डेट जो है बाई साइड 31 मई तक एक्सटेंड की है। और सेम इस तरह स्टेटमेंट जो 60 फॉर्म नंबर 61 में आप रिप्लाई करते हैं, एक आपको STF बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसमें क्या होता है कि जनरली कुछ एक स्लैब्स होते हैं। स्लैब्स कैसे होते हैं कि सपोज करो आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट कराया कैश, करंट अकाउंट में 30 लैक्स, आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं 30 लाख से ऊपर, तो इसकी कुछ अलग अलग, जैसे ये तो बैंक्स के थ्रू कवर होगा, ये आपका जो स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो कवर होता है। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे बैंक्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, होटल का आप पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख से ज़्यादा इन कैश या 50,000, ये सारे अलग अलग जितनी भी एंटिटीज़ हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करती हैं। आपने सपोज कर लो कि FD बनाई है बहुत ज़्यादा कैश में, तो बैंक वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करता है, और यही आपके फॉर्म 26CS में भी रिफ्लेक्ट करता है एनुअल स्टेटमेंट में। तो उन्होंने बोला है कि इसका रिप्लाई जो आप फॉर्म 61 में करते हैं कि अच्छा अगर ये कैश आया तो आप रिप्लाई करते हैं कि हाँ जी हमारे पास कैश अवेलेबल था, या हमारी बुक्स जस्टिफाइड कर रहे हैं इस कैश को, तो फॉर्म 61 उसकी भी ड्यू डेट इसी तरह जो एक्सटेंड हुई है दैट इज़ ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, मे बी फर्निश ऑन और बिफोर 31 मई। तो एक मान सकते हैं कि इनकम टैक्स में एक स्टैंडर्ड जो एक्सटेंशन दी गई है वो 31 मई के अकॉर्डिंग दी गई है। इनकम टैक्स में लगभग ये सारी चेंजेस है। कुछ और चेंजेस हैं जो मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कि जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को, पहले क्या होता था, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज बड़े मतलब अलग से सर्कमस्टांसिस में होती थी, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है या फिर आप लॉ को ढंग से इंटरप्रेटेट नहीं कर पाए सेक्शंस को। अब कुछ उन्होंने एडिशनल डाल दिया है, जैसे कुछ डिसअलाउंस की वजह से है, तो इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट है की जो ड्यू डेट होती है दैट इज़ 30 सितंबर, वेयर एज रिटर्न की जो डेट होती है वो एक मंथ इसमें ऐड करके कर दिया है। पहले ऑलमोस्ट ये सिमिलर होता था, पर अब रिटर्न की जो डेट है दैट इज 30 डेज ऐड करके है, 1 मंथ। अब होता क्या है कि सेक्शन 40 जो है वो इनकम टैक्स का डिसअलाउंस की बात करता है, 43B भी डिसअलाउंस की बात करता है। वो कहता है कि आपने ड्यू डेट तक जो एक्सपेंडिचर किए हैं उनकी एक्चुअल पेमेंट जो है वो, तो आपने अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक कर दी तो वो खर्चा अलाउड हो जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब टैक्स ऑडिट की डेट मेरी जो है वो अर्लियर फॉल कर रही है। नाउ माई टैक्स ऑडिट डेट इज़ 30 सितंबर, वेयर एज माई रिटर्न डेट इज़ +1 मंथ। तो अगर मेरी एक महीने पहले मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी और मेरे को 43 भी कह रहा है मैं अलाउ एक्सपेंडिचर, तब मैं जाके तुम्हें अलाउ करूँगा जब आप ड्यू डेट तक, अपनी रिटर्न की ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं, उसको पे कर देते हैं एक्सपेंडिचर। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जल्दी फाइल हो जाएगी, रिटर्न लेट फाइल होगी, तो ये इसमें प्लस माइनस आ सकता है। इसीलिए उन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करने का ऑप्शन दिया है। इसमें और भी 2-3 ऑप्शन है, पर बेसिक ये है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद एक बार चलेंगे, ये GST के कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इनकम टैक्स में तो साल के बाद आपको ट्रीटमेंट करनी होती है, अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू GST हर मंथ आपकी GSTR 3B फाइल होनी होती है। अब 3B के कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत हैं लेट फाइल करने के। एक तो ₹50 फॉर, अगर आपकी नील नहीं है, नील है तो ₹20 पर डे एक्ट के हिसाब से, और 18% इंटरेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज होता है। तो आप 18%, और ये रोज़ के देख सकते हो, ये तो क्योंकि हर महीने फाइल करनी है और हर मंथ आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सटेंशन दिया है कि अगर आपकी टर्नओवर इज़ मोर देन 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 9% इंटरेस्ट लगेगा, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, नेक्स्ट 15 क्या अप टू जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं 18%। और टैक्स जो पीरियड इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, इंटरेस्ट का वेवर दिया है, वो दिया है 2 पीरियड के लिए, मार्च और अप्रैल। इसका मतलब क्या हुआ मार्च और अप्रैल का, मतलब मार्च और अप्रैल जिनकी रिटर्न्स ड्यू होंगी अप्रैल एंड मई में, मतलब मार्च की रिटर्न जब मेरी अप्रैल में ड्यू होगी तो उसके लिए वेवर है मेरे को। इसी तरह अगर आपकी टर्नओवर देखो, GST में अब 2 बाइफिकेशन है, आइदर आप 5 करोड़ से ज़्यादा हैं या 5 करोड़ से कम है। तो 5 करोड़ में 2 ऑप्शन है, या तो आप मंथली बेसिस पे फाइल कर रहे होंगे या क्वार्टरली। मंथली बेसिस पे जनरली कौन फाइल करता है, जिसका B2B बिजनेस ज़्यादा होता है। B2B बिजनेस ज़्यादा का क्या मतलब है, क्योंकि नेचुरली आपको एक कंडीशन, बहुत अजीब सा रूल इंसर्ट हुआ है, रूल 36(4), कि जब तक आपका सप्लायर इनवॉइस अपलोड नहीं करता तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अपलोड होगा तभी क्रेडिट मिलेगा। तो 36(4) की वजह से लोग कई की टर्नओवर 5 CR से नीचे भी होती है, बट दे ऑप्ट फॉर मंथली फाइलिंग।
तो अगर आप मंथली फाइलर हैं तो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 0%, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए 9% और नेक्स्ट देयर आफ्टर 18%। पर अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं, रेट तो सेम है, पर आपको यहाँ देखना होगा कि आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपको नेचुरली जन टू मार्च 3 महीने का इकट्ठा आपको 3B फाइल करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो PMT09 चलता है। आपको इसमें ये भी बता देता हूँ मैं। होता क्या है कि जब मैं क्वार्टरली फाइलर हूँ, मेरी जैन, फेब, मार्च की इकट्ठी 3B जो फाइल होगी। अब एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि मैं अगर अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है, जैसे मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, तो हिमाचल की ड्यू डेट जो है वो 24 है। जैसे जन फेब मार्च की जो ड्यू डेट फॉल करेगी वो 24 अप्रैल करेगी। तो इस 3 महीने की जो रिटर्न है, अब यहाँ पे सिंपल सी बाइफिकेशन दी है कि ये इस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइल होंगे। अब एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि सपोज कर लो 24 अप्रैल था, मैंने जो अपनी रिटर्न फाइल की 24 मई को करी। दो एग्जांपल लेंगे, 24 मई, सेकेंड करी मैंने 3 जून। तो अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ और पहले 15 दिन के लिए मुझे लगेगा 0%, फिर 9 एंड फिर 18, तो इसको एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर मैंने 24 को की तो यहाँ 24 से जो 15 डेज़ में ऐड करूँगा प्लस 15 डेज़, उस तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ की बात करूँ तो उस 15 डेज़ के लिए मुझे 9% देना है। और अगर मैं ऑनवर्ड्स बात करूँ तो इट विल बी 18%। यहाँ तक लगभग कवर हो जाएगा, इसमें मुझे देना पड़ेगा। तो हमें 3 चीज़ें देखनी है कि इकट्ठा पीरियड कैसे कैलकुलेट होना है। नेक्स्ट जो है लेट फीस वेवर जो दिया गया है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सटेंशन इस बार दी गई है तो लेट फीस वेव की गई है। लेट फीस जो है वेव की गई है। तो वेवर में क्या है कि ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, ड्यू डेट इज सिमिलर वही है, बट जो लेट फीस है सिर्फ वो वेवर की गई है। लॉ में अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो ड्यू डेट इज स्टिल सेम। तो इसमें अगर आप देखिए अगेन ट्रांजेक्शन है कि 5 करोड़ से अगर आप ज़्यादा हैं या कम है, तो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 15 डेज़ की ड्यू डेट तक आपको लेट फीस वेवर जो 50 रुपीज़ पर डे होता है, 2 ही मंथ कैलकुलेट किए हैं, मार्च अप्रैल जो ड्यू हो रहे हैं अप्रैल एंड मई में, मंथली हैं तब भी। यहाँ पे जो 5 CR से ज़्यादा है उसको 15 डेज़ का रिलैक्स कर रहे हैं, जो 5 CR से कम है उनको 30 डेज़ के लिए कर रहे हैं, और जो क्वार्टरली बेसिस पे हैं उनको भी 30 डेज़ ही कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि लेट फीस इनकी जो स्टार्ट होगी वो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 25 अप्रैल। इसके अलावा कुछ ही सीरीज़ ऑफ नोटिफिकेशंस भी हैं। तो GSTR 4 जो एनुअल रिटर्न होती है कॉम्पोजिशन के लिए, तो कॉम्पोजिशन अगर कुछ ऐसे भी GST में रजिस्ट्रेशन लेते हैं जो कॉम्पोजिशन के लिए लेते हैं, वो क्वार्टरली बेसिस पे CMP 08 फाइल करते हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है। इसके बाद इनको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसकी ओरिजिनल डेट होती है 30 अप्रैल, जिसको एक्सटेंड किया गया है मई तक। तो एनुअल रिटर्न में काफ़ी डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे परचेज़ किससे हुआ है, रजिस्टर्ड से हुआ है, अनरजिस्टर्ड से हुआ है, आपकी सेल कितनी हुई है, आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई है, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड करके 31 मई की गई है। नेक्स्ट इज़ ITC 04। अब ITC 04 से डील बहुत कम लोग करते हैं जो बेसिकली जॉब वर्क से डील करते हैं। जॉब वर्क पे अगर आपने भेजा हुआ है कुछ स्टॉक, उसकी आपको एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है कि ये सामान मैंने जॉब वर्क पे भेजा है। फॉल वो 25th ऑफ द एंड क्वार्टर करती है, तो उसको जो एक्सटेंड किया गया है बेसिकली 31 में किया गया। GSTR 1 जो अप्रैल की है उसको एक्सटेंड किया गया है 26 मई, जिसकी एक्चुअल में ड्यू डेट अप्रैल को जो मई में ड्यू होना था वो होना था 11th। और FFI की बात करें, इंफॉर्मेशन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वो भी अप्रैल की जो एक्चुअल होती है वो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है, कि जो अप्रैल में जो मेरा रिटर्न है वो मई में ड्यू होगी। मई की कौन सी डेट, या तो मैं क्वार्टरली फाइलर हूँ, क्वार्टरली हूँ तो IFF फैसिलिटी में जाऊँगा, उसकी 13th होती है। मंथली हूँ या 5 CR के ऊपर तो नेचुरली मंथली होता है, तो उसकी 11th होती है। तो दोनों को एक्सटेंड किया गया, एक को 26 किया गया और एक को 28। अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं आज, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के जो नोटिस आए हैं। अब मैं परफेक्ट टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्यों शायद इसमें, हाँ एक चीज़ मैं और यहाँ पे E पॉइंट मेरे से, D पॉइंट मेरे से स्किप हो गया, तो आप पढ़ रहे होंगे
फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सब सेक्शन 4 139(4) एक लेट रिटर्न फाइल बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की बात करता है और 5 करता है रिवाइज की बात। पहली बार ऐसा हुआ है जितना भी मैंने अपने 6-7 साल के करियर में देखा है कि नॉर्मली डेट एक्सटेंड तब की जाती है जब डेट एक्सपायर होने वाली होती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सपायर हुए लगभग अब इसकी मैं डेट एक बार नोटिफिकेशन की पढ़ना चाहूँगा, 30 अप्रैल। एक्सपायर हुई थी 31 मार्च को, एक्सटेंड हुई जाके 30 अप्रैल को, मतलब 30 दिन के बाद। ऑलरेडी एक्सपायर होगी डेट को, दोबारा इन्होंने रिवाइव किया। अब हुआ क्या, इन बिटवीन 31 मार्च एंड 30 अप्रैल कुछ नोटिस या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंप्लाइंस पोर्टल पे आए। कंप्लाइंस पोर्टल है जिस पे आप रिप्लाई करते हैं कि आपसे कुछ इनकम रिपोर्ट होना रहेगी, जैसे सेविंग की, एफडीआर की। अब जनरली किसी ने सपोज करो कि 15G 15G या 15H फॉर्म दे दिया हो, ये नॉन TDS डिडक्शन के लिए आप देते हो कि TDS ना काटा जाए मेरी फिक्स डिपॉजिट पे, पर आपने उसको इनकम में रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया, रिटर्न में आपसे रिपोर्ट होना रह गया। तो कंप्लायंस पोर्टल पे नोटिस सर्व हुए थे। अब ये परफेक्ट टाइम क्यों है, क्योंकि सिंस 31 मई तक मेरे पास ड्यू डेट है, 31 मई तक। अब बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा कि उसको 139(5) मतलब रिवाइज द रिटर्न में, रिटर्न को रिवाइज करो। रिवाइज करके जो एक्चुअली में कंप्लायंस पोर्टल पे आए हैं आपको ऐसी इनकम जो आपसे रिपोर्ट होना रह गया, तो परफेक्ट टाइम है अपनी रिटर्न को रिवाइज करो एंड डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग कि कल को आपको आपका जुरिडिक्शनल ITO नोटिस सर्व करेगा कि आपकी इनकम एक्सकेप हो गई। क्योंकि हमेशा याद रखना 147 एक ऐसा सेक्शन ITO और आपके असेसिंग ऑफिसर को दिया जाता है जिसमें उसको बोला जाता है कि जो इनकम है आपने किसी भी कंडीशन में जो एक्चुअल इनकम है उससे ज़्यादा असेस करनी है, उससे एक्सेस में असेस करनी है। तो डोंट वेट फॉर क्या, यानी आपको कोई नोटिस सर्व होगा। बेस्ट पार्टीज़ की अपनी रिटर्न को कुछ भी टैक्स बन रहा है कि रिवाइज दो और क्लीन आउट इससे निकलें। मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि उसको रिवाइज कर दें। बाकी मेजरली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम डिस्कस कर गए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न और प्लस GST के लगभग सारे चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। बाकी कोशिश है कि जैसे कोविड पीरियड ऑलमोस्ट ऑल ज़्यादा रिलैक्स होता है तो चीज़ें हम आगे प्रॉपर करें। बाकी इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मैं अवेलेबल हूँ, नीचे मैं आपको चीज़ें शेयर कर दूँगा जहाँ तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू एवरीवन।